वेलकम यू ऑल इन सक्षम एकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन। क्योंकि हम लाइव प्रोसेस पढ़ रहे हैं, उस एक टॉपिक में हम यह कह सकते हैं, एक टॉपिक में हमारे 4 सब टॉपिक थे: न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसमें कि हम लोगों ने न्यूट्रिशन को पूरा पढ़ लिया था, यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल। आज हमको क्या पढ़ना है? रेस्पायरेशन, यानी दूसरा सब टॉपिक पढ़ना है हमको, दैट इज अ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इन प्लांट, रेस्पायरेशन इन ह्यूमन, ये 2 टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हमें ये देखना है कि रेस्पायरेशन इन प्लांट या एनिमल क्या है, तो आज हमको पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करना है कि रेस्पायरेशन क्या है। और रेस्पायरेशन को डिस्कस करने के लिए हमें पहले ये जानना है क्या हमने न्यूट्रिशन को पूरा समझा, और अगर नहीं समझा तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। और इसके साथ साथ रेस्पायरेशन को अगर समझना है तो न्यूट्रिशन इन एनिमल में, वो भी ह्यूमन बींग्स का, हमको पूरी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी सुन लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल में या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में मैंने आपसे एक बात कही थी, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स में आपने फूड को लिया, ठीक, तो वहाँ पे एक चीज़ थी कि उसमें हमने पूरे प्रोसेस में क्या किया, खाने को लिया, मुंह में डाला, डाइजेशन की प्रोसेस यानी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में चेंज किया था। वहाँ हमने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में चेंज किया था, याद हो तो, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और तीसरा आपका फैट को फैटी एसिड में। फिर मैंने आपसे कहा था कि सारे खाने का टोटल कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे इंटेस्टाइन में, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो उस खाने के सिंपल पार्ट को, या आप कह सकते हो सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड में ट्रांसफ़र करता है। मैंने आपसे कहा था डाइजेशन में सिर्फ इतना समझो, आगे का काम होगा रेस्पायरेशन में, यानी न्यूट्रिशन में आपने जो खाना खाया वो खाना जब हमारे ब्लड के अंदर गया, ब्लड के अंदर जो सेल में गया, उस खाने से एनर्जी बनाने की प्रोसेस को ही हमने क्या नाम दिया? रेस्पायरेशन। सिंपल में समझो, जो खाना हमने न्यूट्रिशन में खाया उसको डाइजेस्ट किया, उसके बाद उस खाने से हमें जो एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी मिलने के प्रोसेस, या कह दो एनर्जी बनाने के प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे? रेस्पायरेशन। ठीक है, एनर्जी बनाने के प्रोसेस को सिंपल में मैंने कहा आप कहेंगे रेस्पायरेशन। ठीक, अच्छा, अगर रेस्पायरेशन की बात करें तो तुरंत दिमाग में आता है एक फिगर। कैसा फिगर? जिसमें एक पाइप आई है, जिसे हम विंड पाइप कह सकते हैं। ठीक है, उसकी मदद से आगे के 2 पार्ट, 2 लंग्स दिख रहे हैं। अगर हमें रेस्पायरेशन की बात कोई करे तो दिमाग में आता है एक लंग्स का फिगर और सांस लेने की प्रोसेस। हम ये समझते हैं हम सांस को ले रहे हैं, ये रेस्पायरेशन है। नहीं, आज की क्लास में आपको यही जानना है कि जो सांस लेने की प्रोसेस है, यानी जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है, वो रेस्पायरेशन का एक पार्ट है, वो रेस्पायरेशन नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन। जो रेस्पायरेशन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, जिससे पूरा का पूरा रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, पर वो पूरी तरीके से रेस्पायरेशन नहीं है। तो रेस्पायरेशन क्या है? कंबक्शन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी नोन एज रेस्पायरेशन। कंबक्शन ऑफ फूड। अच्छा, फूड का कंबक्शन, कंबक्शन मतलब जानते हो, किसी भी चीज को जलाना। क्या करना? जलाना। वो भी किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सिंपल में समझो, किसी चीज को आप जला रहे हो, ये एक रिएक्शन है, बर्निंग रिएक्शन। कोई चीज जल रही है, किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और जल क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कंबक्शन ऑफ फूड, यानी आपका जो फूड है, जो खाना आपने खाया, वो जल रहा है, रिएक्शन कर रहा है। फूड का कंबक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। यानी जब फूड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो फूड का कंबक्शन हो जाता है, यानी फूड जल जाता है, तो प्रोड्यूस क्या होता है? एनर्जी। क्या बनती है? एनर्जी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। ओके, इज दैट क्लियर? इसको समझिए।
कंबक्शन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी नोन एज रेस्पिरेशन। होता क्या है, फूड को लिया, ऑक्सीजन को लिया, दोनों आपस में रिएक्ट किए तो बनाते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड रिलीज व्हाट, एनर्जी। हमें क्या मिलती है, एनर्जी। हमें चाहिए क्या, एनर्जी। ये दो बाई प्रोडक्ट साथ में निकलते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर कोई आपसे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछे, आप एग्जैक्ट इसको बता सकते हैं विथ रिएक्शन, कंबक्शन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी नोन एज रेस्पिरेशन। हियर द रिएक्शन फूड प्लस ऑक्सीजन इज गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, ये रेस्पिरेशन के बारे में है, डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैंने जो आपसे पहले कहा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक नहीं होते हैं, उस बारे में। ठीक है, अगर आपको रेस्पिरेशन को पढ़ना है, यानी लाइफ प्रोसेस के दूसरे सब टॉपिक को पढ़ना है, सब यूनिट को पढ़ना है, तो आपको एक बात अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, वो है क्या, सेल। सेल के बारे में क्लास 9th में हमने पढ़ा था सेल। सेल में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सेल ऑर्गेनेल्स, यानी वो ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। उनके अंदर एक पार्ट था, अगर याद हो तो, नहीं तो यहाँ देखिए, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक सेल ऑर्गेनेल है और इसमें एक चीज़ थी, माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम दिया जाता है, क्या, साइट ऑफ एनर्जी। क्या, साइट ऑफ एनर्जी। यानी हमारी बॉडी में जो एनर्जी की साइट है, जहाँ पे हमारी एनर्जी बनती है, स्टोर होती है, वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि आगे आप लोगों को बार बार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, हमने देखा रेस्पिरेशन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी की साइट क्या है आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखेंगे, दरअसल रेस्पिरेशन के भी कई पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो वी हैव 3 पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन या 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, नॉर्मली पहला आपका हो जाएगा एक्सटर्नल, दूसरा आपका हो जाएगा इंटरनल और तीसरा आपका हो जाएगा, आप यह कह सकते हो, सेलुलर। क्योंकि मैंने आपसे कहा ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, तो हम पार्ट को देखते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की टाइप्स की बात करें, वी हैव 3 टाइप्स। हमारे पास 3 टाइप है रेस्पिरेशन की, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेलुलर। एक्सटर्नल क्या है ये देखते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज एक्सटर्नल। बस इतना देखो। अच्छा, यहाँ बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होना, सीधे सीधे ले लो, लंग्स एंड इन्वायरमेंट में। जैसे होता क्या, हमने सांस ली और सांस रिलीज की, सांस को लिया और छोड़ा, ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है इन्वायरमेंट से हमारे लंग्स में। ठीक है, सिंपल में इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं, इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं। मैं भी आपको आगे इसको डिटेल में बताऊंगी। तो पहला आपका होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप ब्रीदिंग कहते हो। ओके, इंटरनल क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, इंटरनल में 2 चीज़ें आती हैं। पहला क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम लंग्स टू ब्लड। अच्छा, ये क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होना लंग्स से ब्लड में। ये कैसे हुआ, न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा, ब्लड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा कर के जो हमने खाना खाया वो स्टोर है। ठीक है, अब हमें कैसे भी उसको एनर्जी में बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जिस गैस को हमने लिया, ठीक है, वो कहाँ गया, जाहिर सी बात है विंड पाइप से लिया, नोज के थ्रू विंड पाइप आकर के लंग्स में आया।
लंग से उसे कहाँ जाना है, ब्लड में। तो होता क्या, वो लंग से ब्लड में जाती, जैसे हम सांस लेते हैं, हम कहते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो वही यहाँ कहा जा रहा है, अगर हम जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और उसे लंग से ब्लड में ले जाते हैं, पहला प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम ब्लड टू लंग्स। हमने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, लंग से ब्लड में दिया, ठीक है। अब ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से वापस लंग्स में देगा, फिर ये नोज से बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को दिया, वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। जब ऑक्सीजन को लिया तो लंग्स से ब्लड में गया, जब CO2 हमको अपने शरीर से बाहर करना है तो वापस ब्लड से लंग्स में आएगा, फिर उल्टा प्रोसेस होगा और वो नोज की तरफ बाहर आ जाएगा। ये था एक्सटर्नल और इंटरनल। तीसरा आपका सेलुलर। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो भी प्रोसेस होती है वो सेल के अंदर होती है, बस अभी देखो सेल के अंदर होती है, ठीक है। जो भी प्रोसेस हुई वो सेल के अंदर हुई। ये तीन चीज़ है, और इसमें बाय प्रोडक्ट में आपका क्या निकलता है, एनर्जी, ठीक। हमने देखा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें एक्सटर्नल है, इंटरनल है और सेलुलर है। एक्सटर्नल में क्या था, गैसियस एक्सचेंज, जो हम सांस इन्वायरमेंट से O2 लेते हैं, CO2 देते हैं। दूसरा इंटरनल, लंग्स में गया O2, वहाँ से ब्लड में गया, CO2 ब्लड से लंग्स में आया, ये पूरा। सेलुलर, अब जो अंदर एनर्जी कैसे बन रही है उसके बारे में है, ठीक है। तो इतना टॉपिक हमने आज पढ़ा, अभी पढ़ा, जो कि था रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये कैसे टाइप थे, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बेसिस पे टाइप थे, ठीक है। अब हम डिटेल में देखते हैं ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग क्या है, जाहिर सी बात है, सांस लेना ही ब्रीदिंग में आता है, लेकिन इसमें होता क्या है, आप सिंपल कह सकते हो ना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक, एंड क्या रिलीज करते हैं, ऑफ CO2, ये एक होता है ब्रीदिंग। हम कहते हैं ना ऑक्सीजन को लेना और CO2 को रिलीज करना, ये क्या, ब्रीदिंग, ठीक है। कैसे, एक और बात है, इनटेक मतलब लेना, हम किसको ले रहे हैं, O2 को ले रहे हैं, इसको एक और नाम देते हैं इनहेल, और रिलीज किसको करते हैं, CO2 को, इसको एक नाम देते हैं एक्सहेल। हम कह सकते हैं इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस इज नोन एज ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। या हम ये भी कह सकते हैं इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। क्या कह सकते हैं हम, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। हमने देखा ब्रीदिंग क्या है, आपको पता है ये एक्सहेल और इनहेल के ही बेसिस पे हम ब्रीदिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसी को दो पार्ट का नाम दे देते हैं, ठीक। अब देखते हैं, कुछ बुक में मेंशन रहता है तो आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, तो इसको दिया जाता है 2 टाइप्स, ठीक है। पहला है ब्रीदिंग इन, पहला क्या है, ब्रीदिंग इन। दूसरा क्या है, ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। ब्रीदिंग इन को हम क्या कहते हैं, इनहेल नाम से भी जानते हैं, हम इसको इनहेल भी कह सकते हैं, और ब्रीदिंग आउट को हम एक्सहेल भी कहते हैं, ठीक है। यानी ब्रीदिंग क्या, हम कह सकते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 इज नोन एज ब्रीदिंग।
ब्रीदिंग इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज ब्रीदिंग इन विच इज ऑल्सो नोन एज इनहेल. सेकेंड इज ब्रीदिंग आउट विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सहेल. ओके, इनहेल में हमने क्या किया, हम इसमें क्या करते हैं, टेक O2. कहाँ से, फ्रॉम इन्वायरमेंट. एक्सहेल में क्या करते हैं, रिलीज CO2 फ्रॉम बॉडी. ठीक है, ये हो गया ब्रीदिंग के दो टाइप. पर यहाँ हम कहीं भी नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी बन रही है, हम कहीं भी नहीं देख रहे हैं कि यहाँ एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है. इस वजह से इसे हम सिर्फ रिस्पायरेशन का एक पार्ट करते हैं, यानी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. दैट इज अ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज ऑफ टू टाइप, एक्सहेल एंड इनहेल. ओके, इसकी मैकेनिज्म होती है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो हमने अभी देखा रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग टाइप. अब मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है. हम खाने को खाते हैं और खाने के साथ ऑक्सीजन जब मिलता है, रिएक्शन होता है, एनर्जी बनती है. देखते हैं कैसे. ये मान लो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है. ठीक है, और अच्छे से देखो, ये एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है. और ब्लड वेसल्स में है क्या, ब्लड, यानी ब्लड में बहुत सारे क्या होंगे, छोटे छोटे सेल्स होंगे. हम एक सेल के बारे में पढ़ते हैं. सपोज करिए यहाँ एक सेल है. ठीक, सेल की आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ध्यान दीजिएगा, सेल की आउटर लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. और इसके अंदर ढेर, एक तो आपका मेन है, मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत क्लियर आपको सेल समझा रही हूँ, जहाँ तक इस टॉपिक से रिलेशन है जितने में आप समझ जाए मैं बस उतना बता रही हूँ. हुआ क्या कि एक न्यूक्लियस है. अब यहाँ पे जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट इज साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. मैं अगर एक मेंशन कर दूं, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. होता क्या है, हमने जो न्यूट्रिशन में खाना खाया था वो विलाई की मदद से ब्लड स्ट्रीम में ब्लड में आया, ब्लड से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में. कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में. ठीक है, साइटोप्लाज्म में गया. अब रिस्पिरेशन आपका सेलुलर लेवल पे शुरू हो गया. मैंने कहा था ना, रिस्पिरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक्सटर्नल, इंटरनल, वन इज सेलुलर. एक्सटर्नल हो गया ब्रीदिंग में आपका. इंटरनल, लंग्स से O2 का ब्लड में जाना और CO2 का ब्लड से लंग्स में आना. अभी हम वो प्रोसेस नहीं डिस्कस कर रहे हैं. तीसरा मैंने लिखा था सेलुलर, सेल के लेवल में या सेल के अंदर रिस्पिरेशन कैसे होता है. तो आपका फूड कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म से अंदर अब ढेर सारे ऑर्गेनेल्स को क्रॉस करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, वो भी इनर मेम्ब्रेन में. अंदर जा कर के बैठा हुआ है कौन, फूड. किसका इंतज़ार कर रहा है, ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का इंतज़ार कर रहा है. हमने सांस लिया, ब्रीदिंग हुई. ठीक है, एक्सटर्नल हुआ. देन इंटरनल क्या हुआ, लंग्स से अब वो ऑक्सीजन कहाँ गया, ब्लड में गया. ब्लड के अंदर सेम प्रोसेस होगी, ब्लड के अंदर आया सेल में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में. अब वो ढूंढ रहा है किसको, फूड कहाँ है. जैसे वो फूड के पास गया तुरंत एक प्रोसेस होगी जो अभी आपने पढ़ा है, कंबक्शन, यानी दोनों का रिएक्शन हो जाएगा. फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाएगा और क्या बनाएगा, एनर्जी. ये है आपका रेस्पिरेशन, सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन. जो हमने खाना खाया था वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के स्टोर हो गया है. ठीक है, जो हमने सांस ली उसमें, पहली बात तो जब हम सांस लेते हैं ना तो सारी गैसें अंदर आती हैं, उसमें से हमारी बॉडी, हमारे लंग्स किसको, ब्लड में ले जाते हैं, ऑक्सीजन को ले जाता है. ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो क्या होता है, अब वो क्या किया, उस ऑक्सीजन को ले जा करके किसके पास ले गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड था. दोनों का रिएक्शन, कंबक्शन हुआ, रिलीज क्या हुआ, एनर्जी. ये है आपका रेस्पिरेशन. ठीक है, समझ में आया. तो अब तक हमने क्या देखा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में रिलीज क्या हुआ, एनर्जी.
अब हम देखते हैं ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये किस फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी, आप कहीं भी देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि रिस्पायरेशन में जो एनर्जी बन रही है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में यानी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। होता क्या है, आप कहीं कहीं देखोगे एटीपी लिखा है, कहीं कहीं एडीपी। लोअर एनर्जी लेवल आपका एडीपी है, हायर एनर्जी लेवल आपका एटीपी है। अभी आप इतना देखो, लोअर आपका एडीपी है, हायर आपका एटीपी है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी है, यही अगर आप क्या करोगे डाई कर दोगे तो ये आपका एडीपी हो जाएगा। होता क्या है, आप रिस्पायरेशन की प्रोसेस में अगर देखोगे तो लिखा रहता है एडीपी प्लस पीआई प्लस आप कह सकते हो एनर्जी इज इक्वल टू एटीपी। लोअर एनर्जी लेवल आपका एडीपी है, पीआई मतलब फॉस्फेट, किसका, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको हम कहते हैं, सब अभी आगे डिटेल में पढ़ना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हमने एडीपी, जब हम एडीपी किसके साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलता है और एनर्जी के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, एटीपी यानी हायर एनर्जी लेवल। मैंने इसलिए आपको एटीपी के बारे में बताया क्योंकि रिस्पायरेशन की प्रोसेस पे, वो भी सेलुलर लेवल की रिस्पायरेशन की प्रोसेस पे, एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, कहीं कहीं एडीपी भी आएगी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर एटीपी का मतलब हायर एनर्जी है और एडीपी का मतलब लो एनर्जी है। ठीक है, अगर आपने एडीपी और एटीपी को पढ़ लिया तो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। किसके बेसिस पे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बेसिस पे। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बेसिस पे रिस्पायरेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। सीधे सीधे नीचे मैंने लिखा है वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी जिस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन होता है या कंपल्सरी है कि होगा, वो एरोबिक रिस्पायरेशन है। वो रिस्पायरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है या वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज एरोबिक, रिस्पायरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज एनएरोबिक। ठीक, अब हम एक एक करके ये दोनों प्रोसेस एरोबिक और इनएरोबिक का रिएक्शन फॉर्म में देखेंगे। ये क्वेश्चन आता है, अगर कभी भी एग्जाम में 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आए या 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आए कि आप एक्सप्लेन करिए एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है, डिफाइन एरोबिक रिस्पायरेशन, अगर 2 में आया या 3 नंबर में भी आया तो अगर आपने डिफाइन कर दिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कंपल्सरी है कि आप इस रिएक्शन को लिखिए। रिएक्शन कंपल्सरी है नंबर के लिए, नहीं तो पूरा नंबर नहीं मिलता है। हमें बस ये रिएक्शन याद रखना है, रिएक्शन याद है तो प्रोसेस अपने आप पता चल जाएगा। होता क्या है, मैंने यहाँ क्या लिखा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब यहाँ समझो जो हमने खाना खाया था, या सीधे सीधे समझो ना, जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया था वो ग्लूकोज में टूट गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया, वेलाई ने एब्जॉर्ब किया, उसने ब्लड के अंदर इसको भेज दिया, कहाँ पर, सेल में। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक एक मॉलिक्यूल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, सपोज ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल आया जो कि सेल के अंदर पड़ा हुआ था, वो भी कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, वो गया। ठीक है, अब तुरंत एक प्रोसेस हुई जिसको हमने नाम दिया ग्लाइकोलिसिस। क्या प्रोसेस का नाम है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ही क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है, आपके लेवल, आपकी क्लास में ग्लाइकोलिसिस का बस नाम बताया गया है, इसके 10 स्टेप होते हैं। जब ये टॉपिक खत्म होगा मैं वो 10 स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर गया, तुरंत ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के साथ एक प्रोसेस हो गई, क्या, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से क्या हुआ, जो ग्लूकोज आपका था वो कन्वर्ट हो गया पाइरुवेट में। आप इसको पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड कह सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। पाइरुवेट को ही पाइरुविक एसिड कहा जाता है। ग्लूकोज
इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, कन्वर्ट किस में हुआ, पायरुवेट में, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब ये जब पायरुवेट था, कैसे, ग्लूकोज का हर एक मॉलिक्यूल दो दो मॉलिक्यूल बनाता है, किसके, पायरुवेट के, और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस की मदद से ही ग्लूकोज को हम पायरुवेट में चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस विच टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। कहाँ कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में, यहाँ पे, क्लियर। अब क्या हुआ, जैसे ही ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हुआ, तुरंत एक प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस का नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था, इसलिए इसका नाम क्रेब्स साइकिल है। तुरंत एक प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल, लेकिन ये बात जान लो, क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में होती है। तो जैसे ही आपका पायरुवेट एक ग्लूकोज को मॉलिक्यूल दो पायरुवेट बनाता है, तुरंत ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस होती है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल, और इसी प्रोसेस से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। टॉपिक था एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन कहाँ, यहाँ आया। इस चीज़ को ध्यान में रखना, जब तक साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन हो रही है तब तक ऑक्सीजन कंपल्सरी नहीं है। इतने प्रोसेस तक आप नहीं कह सकते कि एरोबिक है या एनारोबिक है। ऑक्सीजन कहाँ आया, जब ग्लूकोज आपका किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में। यानी रिएक्शन को देखो, एरोबिक रिएक्शन में क्या हुआ, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर गया, तुरंत ग्लाइकोलिसिस की एक प्रोसेस हुई, उसने हर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। हर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ये पायरुवेट बना और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, तुरंत ऑक्सीजन आ गया, और ये ऑक्सीजन क्या, जो हमने रेस्पिरेशन किया, जो हमने रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन बॉडी में गया, मतलब हम कह सकते हैं लंग्स से ब्लड में गया, ब्लड से सेल में। अब ये ऑक्सीजन इंतज़ार किया, तुरंत पायरुवेट आया, और इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक प्रोसेस शुरू हो गया, क्रेब्स साइकिल, और यहाँ पे इन दोनों का रिएक्शन हुआ और हमें क्या मिला, एनर्जी मिली, क्या, एटीपी एनर्जी, 38, हायर लेवल है एनर्जी का, ठीक है। इतना समझ में आया, आप देख सकते हैं। ये था एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अगर मैं अभी बात करूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, पहले भी मैंने कहा है ऑक्सीजन का डिफरेंस आएगा सिर्फ। देखो एक चीज़ को क्लियर समझो, खाना जब खाया था न्यूट्रिशन में, जब वो ब्लड से सेल में गया, सेल में जाते ही तुरंत क्या हुआ, उसको हमने पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट नहीं किया जा रहा था, जो जो खाना खाते गए ग्लूकोज में कन्वर्ट होता गया, जैसे जैसे वो सेल में गया तुरंत तुरंत ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती जा रही है, हर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में को पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके माइटोकॉन्ड्रिया में रखते जा रहे हैं। वेट हो रहा ऑक्सीजन का, जब जब हम सांस लेंगे, जब जब हमें ऑक्सीजन मिलेगा, तब तब 38 एटीपी एनर्जी बनती जाएगी, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम चीज़, पहली चीज़ ये देखो, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, हमने ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को लिया, सेल सबके अंदर है, साइटोप्लाज्म हर सेल के अंदर है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर। ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जैसे साइटोप्लाज्म में गया, क्या प्रोसेस हो गई, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, और किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट में। इतना कॉमन है। पर क्या हुआ, जब ये पायरुवेट आगे गया तो क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, ईस्ट के अंदर एक प्रोसेस हो गई जो आप जानते हो, फर्मेंटेशन, सड़ाना। तो क्या हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर हुआ, उनका भी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से साइटोप्लाज्म के अंदर। पर हुआ क्या, इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, इनके अंदर जो ईस्ट हुआ वो फर्मेंटेशन किया,
और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमें कुछ बाई प्रोडक्ट मिला। क्या मिला ये देखते हैं। हमें मिला ठीक, क्या हुआ, पायरुवेट गया, ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन हुआ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या मिला बाय प्रोडक्ट, इथेनॉल। आप आगे पढ़ोगे अल्कोहल का ही एक पार्ट है। इथेनॉल हमें मिला प्लस बाय प्रोडक्ट CO2 मिला और 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। कितनी ATP एनर्जी का, 2 का हुआ सिर्फ, और वहाँ पे 38 का था। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी एब्सेंस में हो रहा है, ईस्ट में फर्मेंटेशन की प्रोसेस से, और जहाँ पे एरोबिक में हो रहा है, किस में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, वो भी क्रेब्स साइकिल की मदद से। तो ये एरोबिक और एनारोबिक हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंसानों के शरीर में, या मैं कहूँ ह्यूमन बींग्स की भी शरीर में आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, कैसे, पर होता है। हमारे शरीर में भी एक सिचुएशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता ही है। तो अगर हमारे बॉडी में भी एनारोबिक हो रहा है तो ग्लूकोज से पायरुवेट में तो सेम कन्वर्ट होगा। होता क्या है, कभी कभी देखा करो, जब बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा अप डाउन कुछ कर लेते हैं, कुछ समय बाद हमें हमारी मसल्स में क्रैम्प, जकड़न सा महसूस होता है। जो कंटिन्यू करते हैं उनकी बात अलग है, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा दौड़ लेने पे, बहुत ज़्यादा चल लेने पे, या बहुत ज़्यादा अप डाउन कर लेने पे हमें हमारे पाँव की मसल्स में क्रैम्प होता है। वो जानते हो क्यों होता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता है। कैसे, जब हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, पायरुवेट के पास जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और फटाफट क्या रिलीज़ कर रहा है, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। वो एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, सांस लेने में, बोलने में, सोचने में भी एनर्जी लगती है, चलने में, ठीक है, हार्ट के प्रोसेस में, ब्लड को सप्लाई करने में, पूरी बॉडी में एनर्जी के लिए ब्लड बट चुका है। ठीक है, हम अचानक बहुत तेज़ दौड़ना शुरू कर दिए, अब हमारे ब्रेन को सिग्नल जा रहा कहाँ से, पैर से, कि मुझको और ब्लड चाहिए, मुझको और एनर्जी चाहिए। अब ब्रेन ये सोचेगा सब जगह तो मैंने इक्वल में बांट दी है, अब मैं इसको एक्स्ट्रा अचानक एनर्जी कहाँ दूँ। तो पैर कुछ देर तक वेट करता है कि ब्रेन से, कि वो हार्ट से कहे वो मुझे सप्लाई करे, पर जब नहीं मिलता है तो अपने से ही लग जाता है थोड़ी थोड़ी एनर्जी बनाने में, ताकि तब तक मैं दौड़ सकूं। तो होता क्या है, ग्लूकोज जो है सेम प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से पायरुवेट में आ गया। अब ऑक्सीजन, अब जल्दी जल्दी में क्या हो रहा है, हमें नहीं मिल रही एनर्जी, पर हमें बनानी है। तो हमारा लेग के अंदर क्या होता है, हमारी मसल के अंदर क्या होता है, तुरंत क्या करती है ना, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही, O2 के एब्सेंस में ही क्या करती हैं, फटाफट मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनती है हमारी बॉडी में और 2 ATP एनर्जी बनती है। हमें चाहिए क्या थी, एनर्जी चाहिए दौड़ने के लिए, मसल्स को और डिमांड है एनर्जी की। तो मसल ये सोचती है जब तक हम डिपेंड रहेंगे हार्ट या लंग्स पे, तब तक हम थोड़ा थोड़ा एनर्जी बनाते रहते हैं। तो क्या करती है, ऑक्सीजन का वेट नहीं करके फटाफट ATP एनर्जी बनाने लगती है बिना ऑक्सीजन के। तो उसको इमरजेंसी में तो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलने लगती है। जब हम दौड़ लिए, अब हम रुक गए, अब हमें एनर्जी नहीं बनानी है, तो क्या हो रहा है, जितना देर तक एनर्जी बनी है उतनी बाई प्रोडक्ट में क्या निकला है, लैक्टिक एसिड। ये हमारी मसल्स में जा करके भरने लगता है। इसके इकट्ठा हो जाने की वजह से हमें मसल्स में क्रैम्प होता है, जकड़न महसूस होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, जिससे बाई प्रोडक्ट क्या निकला है, लैक्टिक एसिड। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें क्रैम्प महसूस होता है। तुरंत क्या किया जाता है, गर्म पानी से उस एरिया को, अफेक्टेड एरिया को धुला जाता है। जब गर्म पानी मिलता है तो ब्लड का सर्कुलेशन रेगुलर होता है, तो लैक्टिक एसिड को ये आगे बढ़ने के लिए धीरे धीरे रास्ता देता है, ये फ्लो होता है ब्लड में और धीरे धीरे निकल जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ, पहले हमने पढ़ा गैसियस बेसिस पे, फिर हमने पढ़ा ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे। ठीक है, एरोबिक एंड एनारोबिक।
इसमें अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो या समझ में आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।